सियासत की बात सच्चाई के साथ आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आजादी के 6 दशक बीत गए, सियासत बदल गई, सियासत का तरीका बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो उन लोगों की तस्वीर जिनके कल्याण की बातें आज तक भाषणों से बाहर नहीं निकल पाई। बात हो रही है देश के उन करोड़ों किसानों की जिनके लिए खेती करना साल दर साल घाटे का सौदा बनता जा रहा है, वो भी तब जब किसानों के लिए ना तो योजनाओं की कमी है और ना ही दावों की। फिर मसला अटकता आखिर कहां है? आखिर क्यों विदर्भ से लेकर बुंदेलखंड और आंध्र प्रदेश तक के किसानों के पसीने से सत्ता तंत्र का दिल नहीं पसीजता? एक और किसान है जिन्हें 10,000 रुपए का कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में जेल तक जाना पड़ता है, तो दूसरी ओर बड़े उद्योगपति हैं जो हजारों करोड़ के कर्जदार होने के बाद भी बेलआउट के नाम पर कर्ज पा जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर किसानों के साथ ये भद्दा मजाक कब बंद होगा? आखिर कर्ज की नीतियों में इतना दोहरा मापदंड क्यों? सियासत की बात में इसी सवाल को समझने की आज कोशिश करेंगे। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। भोपाल से किसान नेता वीएम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से आर्थिक विश्लेषक अरविंद मोहन गौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि विदर्भ में कोऑपरेटिव बैंक किसानों से 42% तक ब्याज वसूल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के बुंदेलखंड का भी है, जहां कर्ज में डूबे किसानों की खुदकुशी आम बात हो चुकी है। तो वाकई हैरान करता है ये सिस्टम, जो एक तरफ तो ये कहता है नहीं हम किसान हितैषी है, किसानों को लेकर कर्ज माफी की बातें होती हैं, लेकिन सवाल ये है इसी देश में जहां एक तरीके से कहे कि जीडीपी का 50% एग्रीकल्चर से आता था, वहीं अब वो 30 से 20% रह चुका है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर एक किसान जो पूरी जिंदगी अपनी लगा देता है खेतों की देखरेख के लिए, फसलों को उगाने के लिए, और कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो क्यों आखिर इस तरीके से आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है? कहां कमी है? सिस्टम में कमी है? ये कहें कि हम नियम कानून बनते चले गए, लेकिन जो चीज पहले से बनी है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कब तक कर्ज का बोझ सहता रहेगा एक किसान ऐसी परिस्थितियों में जहां पर कई बार एक तरीके से कहें कि असमय बारिश की वजह से या सूखे की वजह से या तो फसलें हो नहीं रही हैं या खराब हो जाती हैं। अब ऐसे में किसान करे तो करे क्या? क्योंकि एक सीजन के लिए जिस तरीके से जब कर्ज लिया जाता है, तो अगर उसमें नहीं चुका पाया वो किसान, तो समझ लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज भी लगता है, यानी कि वो जो पैसा है, जो इंटरेस्ट है, वो डबल हो जाता है। और अगर आप एक साल में वो पैसा नहीं दे पाते तो समझ लीजिए सरचार्ज भी लग जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं वीएम सिंह जी। पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहती हूँ, आपको लगता है वाकई इस देश में किसानों के हित के लिए कुछ हो रहा है? सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, बातों तक ही सीमित है? हकीकत में वाकई में आज भी एक किसान को ही भुगतना पड़ता है? देखिए, ये विडंबना है इस देश की। कृषि प्रधान देश है और इस देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है। 3 दिन पहले मैं विदर्भ में था, पुणे गया, आज भोपाल आया हूं। पूरे देश का यह हाल है कि किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। यहां नीमच के अंदर ओले इतने 1-1 फुट ओले गिरे हैं, फसलें खराब हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 1 महीने में जब फसल जो है 4-4, 5-5 बार तबाह हो चुकी है, और केवल किसान के नाम पे राजनीति होती है। आज केवल फैशन बन चुका है कि किसान के नाम पे हम लोग बात करें। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग चैनलों के अंदर डिबेट कर रहे थे, अभी बजट आने पर राजनाथ सिंह जी बार बार कह रहे थे, बोले किसानों का बजट है 8 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को दिया 16 लाख करोड़ में। तो किसानों के प्यार के लिए नहीं दिया इन लोगों ने, इन्होंने किसान को ऋण दिया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे हैं, फसल बर्बाद होने पर उसको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं दे रहे हैं। इंश्योरेंस के चेक मिलते हैं तो 20-20 रुपए के चेक मिलते हैं। किसान बर्बाद हो रहा है। ये केवल जो किसान को लोन इसलिए देते हैं कि किसान को अगर एक ट्रैक्टर भी खरीदना है
तो एक 5 लाख के ट्रैक्टर के ऊपर वो अपनी 10 एकड़ की जमीन रखता है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, अपनी सिक्योरिटी इनकी मिल जाती है। और वहीं पर जो कॉर्पोरेट है लोन, कॉर्पोरेट लोन आपको मालूम है कि 20 लाख की जमीन को ये 2 करोड़ की दिखाकर उस पर 1.5 करोड़ लेते हैं, एनपीए हो जाता है, लोन खराब हो जाता है। पर किसान को इसलिए देना पसंद करते हैं क्योंकि किसान की जमीन बेच के ये अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। किसान के पास ताकत नहीं है, उसके पास खून नहीं है, फिर भी सरकारों को मालूम है कि इसका खून कहां से निचोड़ना है, निकालना है, ये काम करते हैं। किसान को बर्बाद करने का रास्ता होता रहेगा। अहम सवाल तो यही है पॉलिसी नहीं है कि हर बार वाकई ये बात कही जाती है कि नहीं, किसानों के हित के लिए देखिए हमने इतना पैसा दिया है, इस बार इस तरह से कर्ज माफी हुई है, लेकिन फिर भी क्यों आखिर किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? आज देश का किसान क्यों नहीं खुद को खुशहाल बोल पाता है? सबसे पहले एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं। चिलचिलाती धूप हो या फिर बारिश का सितम, सूखे का कहर हो या फिर तूफान का मौसम, वक्त की करवट हर देश के किसान को सहमने पर मजबूर कर देती है। पसीने से सींची गई जमीन से निकलती फसलों का इंतजार खत्म होता है तो फिर शुरू होती है उसके कर्ज की चिंता, जिसके जरिए हरियाली की चादर बिछाई थी, लेकिन कर्ज कभी खत्म नहीं होता, न सरकार का न ही साहूकार का। जी हां, यही है हमारे सिस्टम की तल्ख हकीकत, जहां जन कल्याण की योजनाएं कब ध्वस्त होकर जानलेवा बन जाती हैं, पता ही नहीं चलता। यकीन नहीं आता तो महाराष्ट्र के विदर्भ में खोखले तंत्र का खेल समझने की कोशिश करिए। सूखे और बर्बादी की मार झेल रहे विदर्भ के किसान सरकारी कर्ज पर 42% तक ब्याज चुकाने को मजबूर हैं। नतीजा ये कि लिए गए कर्ज का कई गुना चुकाने के बाद भी किसान कर्जदार बने हुए हैं। यहाँ स्थिति यवतमाल भूमि विकास बैंक के कर्ज में डूबे कई किसानों की कहानी ऐसी ही है। 1949 में कोऑपरेटिव एक्ट के तहत स्थापित इस बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों ने या तो खेती छोड़ दी या फिर दुनिया। किसानों से कर्ज की रिकवरी का तरीका ही दरअसल किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। यहाँ वास्तविक ब्याज दर 17.5% है, लेकिन तय वक्त पर लोन न चुकाने पर इतना ही ब्याज और लगता है। इसके अलावा इसमें सरचार्ज और रिकवरी चार्ज भी जोड़ दिया जाता है। नतीजा 17.5% ब्याज पर दिए गए लोन का कुल ब्याज 42% तक पहुंच जाता है। दरअसल भूमि विकास बैंक का ये खेल काफी हद तक बुंदेलखंड में कैंसर की तरह जड़ें जमा चुकी साहूकारी प्रथा के जैसा ही है, जहां किसानों को साहूकारों के कर्ज से मुक्ति कभी नहीं मिल पाती। और रही बात सहकारी बैंकों की, तो वो तो जैसे तैसे ही चल रहे हैं। फिलहाल यूपी में जिला सहकारी बैंक 7% ब्याज पर लोन देते हैं। इनमें 3% केंद्र सरकार, 1% राज्य सरकार और 3% बैंकों का ब्याज होता है। इस दर पर 3 लाख तक का लोन मिलता है। सहकारी बैंक केंद्र के अंश के बगैर भी लोन देते हैं, लेकिन दूसरे बैंक नहीं देते। यूपी के कई सहकारी बैंकों पर केंद्रांश का करोड़ों रुपया बकाया है। साथ ही यूपी के सहकारी बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए पिछले कई सालों से 300 करोड़ रुपए के ऊपर बना हुआ है। यानी कागजों पर सहकारी बैंकों का हिसाब किताब भले ही ठीक दिखता हो, लेकिन जमीन पर मामला अलग है। कर्ज देने के बाद रिकवरी की प्रक्रिया और ब्याज के मकड़जाल में उलझकर किसान हमेशा कर्जदार बने रहते हैं, फिर मामला विदर्भ का हो या फिर बुंदेलखंड का। सवाल ये है कि आखिर क्यों कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं किया जाता जिसमें कम से कम देश का किसान कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई बहुत गंभीर मुद्दा है, अहम मुद्दा है, और वाकई एक सवाल ये खड़ा करता है कि अभी तक क्यों नहीं, अगर कहीं चूक है इस सिस्टम में तो उसको सुधारने की कोशिश की गई, ताकि वाकई देश का किसान ये कह सके कि नहीं, उसके हितों की बातें होती हैं, उसकी अनदेखी नहीं होती है। अरविंद मोहन गौर हमारे साथ है। अरविंद जी, एक बात बताइए कि अगर हम देखें
तो जीडीपी में एक तरीके से एक वक्त वो भी था जब 50% तक एग्रीकल्चर इनकम से देश को फायदा होता था, लेकिन अब वही घट के 20 से 30% हो चुका है। क्या इसकी वजह ये माने कि वाकई जो एक तरीके से लोन प्लानिंग है या अब तक की जो पॉलिसीज है वो फायदेमंद है ही नहीं, इसलिए अब किसान मजबूर हो रहा है, या तो अपने खेतों को वो दे देता है या खेती छोड़ के कोई और काम करने लग रहा है? सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूंगा, मेरा नाम अरविंद मोहन गौड़ नहीं है, सिर्फ अरविंद मोहन है। जी बिल्कुल। आपने जो सवाल उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में 2001 से 2010 के बीच में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट सिर्फ 2.8% है, और पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो ये सिर्फ 1.8% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है उस देश में जिसमें इस दौरान ओवरऑल ग्रोथ रेट जो दिखाई पड़ रही है हिंदुस्तान की जीडीपी की वो 7.2% है। और कोई भी सेक्टर जो 2% या उससे कम अगर ग्रो कर रहा हो वहां प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो ग्रोथ नहीं है, दूसरी तरफ कॉस्ट, जो इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जैसा कि विदर्भ का केस दिख रहा है, 17.5% इंटरेस्ट किसानों से लेना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेईमानी है। इससे ज्यादा गलत तरीका इसलिए नहीं हो सकता है। इसी देश में आज अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर को लेंडिंग देखें तो हिंदुस्तान के जितने कमर्शियल बैंक्स हैं इनके पास जितना भी सरप्लस फंड पड़ा होता है ये आमतौर पे कॉर्पोरेट को दे देते हैं। मेरे पास पिछले 8-10 साल का डेटा होगा जो सजेस्ट करता है कि लगभग इनसे जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो 5% है, और 5% बैंक का जो मोबिलाइजेशन की कॉस्ट है ये उससे भी कम पर बैंक दे रहा है। कारण शायद ये होगा कि बैंक की मान्यता होगी कि इनसे आसानी से पैसा वापस लिया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की हकीकत है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिडिल और हायर पर ज्यादा है, और जो छोटे काश्तकार हैं इनके ऊपर आपका एनपीए रिलेटिवली बहुत कम है। तो कोई भी कारण हो, लेकिन जब आप हिंदुस्तान के बड़े कॉर्पोरेट से 5% इंटरेस्ट सिर्फ चार्ज कर रहे हैं तो किसानों से ऐसी अवस्था में जहां इंडस्ट्री 7.5% 10 साल में ग्रो करी, सर्विस सेक्टर 9.5% ग्रो किया और कृषि लगभग 2% के आसपास ग्रो कर रही है, ऐसी स्थिति में ये सेक्टर हमने ऐसा बना दिया है जहां सिर्फ नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान में भी हमने कॉस्ट को कम करने की कोशिश नहीं की है। हिंदुस्तान की एक और विडंबना है कि कृषि को हमने सिर्फ एक वोट बैंक बना दिया। बिल्कुल। हमेशा उसको सब्सिडी के सहारे में रखने की कोशिश की, कभी भी हमने उसको मार्केट से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। और जब तक आप मार्केट से कनेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की आप सब्सिडी देते रहें, कृषि में कभी भी मुनाफा नहीं हो पाएगा। नहीं तो एक बात ये भी तो देखिए, चौथी बड़ी समस्या जो दिखाई पड़ रही है अरविंद जी, एक बात ये भी तो देखिए कि एक बहुत ताज्जुब ये भी तो होता है कि हम ये भी देखते हैं कि अगर हम बात करें उद्योग जगत की तो वहां पर अगर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और अगर वाकई कर्ज से उबारने की स्थिति आती है तो बेल आउट पैकेज के नाम पर सहायता कर दी जाती है। किसानों के लिए ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि क्या ये माने कि जो उनकी आवाज है वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, वो सिर्फ खेतों तक सीमित रह जाते हैं, उनकी आवाज जिस तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए वो नहीं हो पाता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसानों को वोट बैंक ये सबसे बड़ा है, लेकिन इसकी वॉइस नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है। इंडस्ट्री की तरह उस तरीके की बॉडीज नहीं है जिन्होंने इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर रखा है, उनकी एक वॉइस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसानों की कोई आवाज नहीं है, और इसीलिए उसको कोई इलेक्शन से पहले सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली सुनने को तैयार नहीं है या जरूरी नहीं समझता है। ये हमारी निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है। लेकिन जो चौथी बात मैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा था, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सच है कि किसान जिस समय सीजन होता है कीमतें इतनी घट जाती हैं कि उसको औने पौने बेचना पड़ जाता है, क्योंकि बाजार में बहुत सामान आ जाता है और वो वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो उसकी कैपेसिटी नहीं, हमारा छोटा किसान है। उससे भी बड़ी समस्या है कि आपके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी वेयर हाउसेज हैं वो सिर्फ आलू के भंडारण भर के लिए काफी हैं, बाकी जितना भी आपकी उपज है उसका हम भंडारण ही नहीं कर पाते। सालाना लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस के बराबर का अनाज, फल, सब्जी, तिलहन, दलहन ये सब सड़ जाता है। वीएम सिंह जी, एक बात ये मुझे बताइए कि हम ये कहें कि एक तरीके से ये जो देश है उन तमाम चीजों से बाहर ही नहीं आ पाया जो एक जमींदारी प्रथा में हुआ करता था, जब किसानों की जमीन ले लेते थे जमींदार, और उसके बाद उनको मशक्कत करनी पड़ जाती थी, पीढ़ियां गुजर जाती थी अपनी जमीन वापस पाने में, फिर भी नहीं पा पाते थे। क्या कहें कि उसी सिस्टम के तहत बस बैंक आ गए हैं जो कर्ज देते हैं, लेकिन सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया? श्वेता जी, ऐसा है जैसे आपने कहा सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया है। फर्क इतना हो गया है कि पहले समय जो साहूकार से आदमी पिटता था तो बर्दाश्त करता था,
आज बर्दाश्त करने की हिम्मत भी किसान की खत्म हो गई, वो आत्महत्या कर रहा है। मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा जो डिस्कशन में अभी आई हैं। आपने विदर्भ में दिखाया कि अंदाज से 42% के आसपास किसान को देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जो आपने कहा, सहकारी बैंकों ने अगर पेनल्टी आपके ऊपर लगती है तो 22.5% आपको देना पड़ता है। 10% अगर आप लगा ले रिकवरी चार्ज तो 32.5%। और जहां पर गन्ने की पेमेंट आपकी 2-2 साल नहीं हो रही है, मलिकपुर के अंदर, आपके पूरा वेस्टर्न यूपी के अंदर, आपको मालूम है तितावी के अंदर, मवाना के अंदर, नंगलामल के अंदर, मोदीनगर के अंदर 2-2 साल पेमेंट नहीं हो रही है, तो किसान को वहां भी 40-40, 50-50% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जहां पर किसान को सूद देने की बात आती है, जो 2-2 साल से पेमेंट नहीं करनी है मिले, तो वहां पर उनको, किसानों को कोर्ट के आदेश के बाद भी गन्ने की पेमेंट के अंदर उनको ब्याज नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है, जब हम अपना ब्याज नहीं देते, अपनी पेमेंट नहीं करते, हमें जेल भेज दिया जाता है। पर ये मिल मालिक जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, ये आज कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको पकड़ने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। बोले जी उनको पकड़ नहीं पा रहे हम। यही देखना है कि आज किसान के लिए इतनी बर्बादी का रास्ता है। और कॉर्पोरेट सेक्टर जो आज है सबसे बड़ी चोरी कर रही है किसान के नाम पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ही की बात है, मुझे एक किसान ने फोन किया, अमरजीत चौहान ने, संभावनी चीनी मिल से, कि उनका 120 करोड़ रुपया किसानों के नाम के ऊपर 5-5, 6-6 लाख रुपया फालतू निकाल के 120 करोड़ रुपया संभावली मिल ने ओबीसी बैंक से उनके नाम पे फर्जी खाते खुलवाए हैं। वही काम में हुआ था नंगलामल में, 25 करोड़ हुआ था, हम खुद गए थे वहां पर, वो पैसा वापस आ गया। जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है वो मिल मालिक नहीं ले सकते हैं, चीनी मिल मालिक नहीं ले सकते हैं, उसके बाद भी वो ले रहे हैं। तो वीएम सिंह जी, इसका हल कैसे निकाला जाए? ये तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसका हल कैसे निकाला जाएगा? पर किसान अकेला जो है मरे जा रहा है, सरकार बिल्कुल चुप बैठी है। जी, मैं सुन नहीं पाया। इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? क्योंकि आवाज हुई, आंदोलन उठे, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस, क्या कुछ किया जाए? फिर समाधान बड़ा सीधा है। आज किसान को किसान बनना पड़ेगा, जात बरादरियों से उठना पड़ेगा। आज ये मत सोचो सबका होगा तो मेरा होगा, सबका बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा भी बेड़ा गर्क होगा। आज किसान को अपना हक जो है, जो संविधान ने हक दिया है, उस हक को छीनने के लिए सामने आना पड़ेगा। किसी के हाथ फैलाओ मत। जो संविधान है, जो तुम्हारा हक है उसको लो। अगर कोई लूट रहा है तो ईंट का जवाब पत्थर से दो और संविधान के तहत करो, पर अपने आप को किसी के हवाले मत करो। आज राजनीतिक इंडिविजुअली आप इस पर बिहेव करिए, किसी की राय के तहत आगे मत बढ़िए। एक बात मुझे बताइए अरविंद मोहन जी, कि ये हम कहें कि ईमानदारी से सरकार को अब किसानों का साथ देना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कहां पर उनका एक तरीके से हित होगा और कहां पर ध्यान देने की जरूरत होगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ये मानना है कि 21वीं शताब्दी की जो 3 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज मानी जा रही हैं, उसमें से एक एग्रीकल्चर है और दूसरी फूड प्रोसेसिंग है। ये 2 21वीं शताब्दी की डिफाइनिंग इंडस्ट्री सारी दुनिया में मानी जा रही हैं। जी, बिल्कुल। आज के समय में सारी दुनिया में फूड की शॉर्टेज है और माना यह जा रहा था कि अगर जिस तरीके का WTO का एग्रीमेंट था, अगर वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता तो यूरोप के किसान यूरोप में अपना अनाज नहीं बेच पाते, इंडिया जैसा देश वहां कैप्चर कर सकता था। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमने उसके साथ अपने किसानों को इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की है। बहुत कम समय है अरविंद जी, आपको अगर हम रोकना इसको ठीक से हम बिल्कुल उसी देश की बात कर रहे हैं जहां पर एक तरीके से कहें तो कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन अब ना कृषि प्रधान देश इसे हम कह सकते हैं और ना किसानों की हितैषी, क्योंकि किसानों की जो स्थिति है वो सबके सामने, वो आत्महत्या करने को मजबूर है। ये बहुत लंबा विषय जिस पर हम बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन समय की बहुत पाबंदी है। फिलहाल आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।